नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो वाक्य हैं, वाक्यों के प्रकार जो है कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। इससे पहले मैं आपको वाक्य के जो घटक हैं वो आपको बता चुका हूँ। वाक्य के दो अंग, उद्देश्य, विधेय, उनके बारे में हम देख चुके हैं और साथ ही में हमने पिछली वीडियो में पदबंधों को भी देखा था। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है पदबंध वगैरह को पहचानने में हो रही है ना, तो आप जो है मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो, बता सकते हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाक्यों के प्रकार के बारे में। देखो, वाक्यों के जो प्रकार हैं वो दो तरीके से विभाजित किया गया है। एक आता है आपका रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है, एक आता है रचना के आधार पर वाक्य और दूसरा आता है आपके पास अर्थ के आधार पर वाक्य, ठीक है। तो आज हम केवल रचना के आधार पर वाक्य देखेंगे, अर्थ के आधार पर अगले वीडियो में जो है हम वाक्यों को देखेंगे। इसमें हम रचना के आधार पर वाक्यों को देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इसके प्रकार ही सीधे सीधे आ जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से तीन प्रकार के? एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इसको मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है, मिश्रित वाक्य। कहीं कहीं पर आप देखेंगे किसी बुक में आपको सरल वाक्य और दूसरा जटिल वाक्य मिलेगा, सरल और जटिल वाक्य। तो इसी जटिल वाक्य के भेद ये संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य माने गए हैं। लेकिन हम नॉर्मली तीन भेद लेकर चलेंगे, जो एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में जो आपके तीन भेद हैं, ठीक है। चलिए, तीन भेद कौन कौन से हैं इनके बारे में हम देखते हैं। जो पहला जो भेद आता है फर्स्ट, वो आता है आपका कौन सा? सरल वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य होता क्या है, इसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे? वाक्यों की परिभाषा हम पहले देख चुके हैं पिछली वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि सरल वाक्य होता क्या है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य। देखो, वाक्य बहुत बड़ा होगा, उसमें से एक उपवाक्य जो स्वतंत्र रूप से उसमें प्रयोग हुआ है वही क्या कहलाएगा? आपका सरल वाक्य कहलाएगा या सरल वाक्य होता है, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जिस वाक्य में एकमात्र क्रिया होती है वह सरल वाक्य होता है। मतलब जिसमें केवल केवल क्या होगी? एक क्रिया होगी, वो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। और जिसमें एक या दो से अधिक क्रियाएं होंगी वो या तो मिश्रित वाक्य होगा या फिर आपका संयुक्त वाक्य होगा। उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि वह स्वतंत्र होगा, मतलब अपना एक पूरा अर्थ दे रहा होगा। दूसरा, उसमें केवल केवल एक क्रिया हो रही होगी, ठीक है। किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हम पहचानेंगे? जो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, मोहन हंसता है। देखो, मोहन क्या है? यहाँ पर करता है जो क्रिया को कर रहा है, और हंसता है क्या है? एक क्रिया है, और ये पूरा अपना एक अर्थ दे रहा है। मोहन हंसता है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड वाला देखो, पुलिस ने चोर को पीटा। सीधे सीधे केवल एक ही क्रिया है, क्या? चोर को पीटना, है ना। पीटना क्या है? एक ही क्रिया है वाक्य में। अगला देखो, माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। माताजी ने शीला को क्या दी? एक साड़ी दी। सीधे सीधे क्रिया कौन सी है? साड़ी देना। या देना एक क्रिया है ना। केवल केवल क्या है? एक क्रिया है, इसलिए क्या हो गया? सरल वाक्य हो जाएगा। तीसरा देखो, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। यहाँ पर भी क्रिया केवल कौन सी हो रही है? मानना, कि मानती है। फिलहाल इसको नॉर्मली देखो, आगे हम जो है बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पर हम पता करेंगे कि किस प्रकार से ये सरल होगा, किस प्रकार से कोई मिश्र होगा या फिर संयुक्त होगा, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं कि बगल के कमरे में रहने वाला मोहन पढ़ने में तेज है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वाक्य को ध्यान से देखेंगे कि बगल के कमरे में रहने वाला, इससे पहले हमने पदबंध देखे थे ना, तो वहाँ पर भी हमने इसी प्रकार के वाक्य देखे थे कि बगल के कमरे में रहने वाला, ये कोई क्रिया नहीं हो रही है, ध्यान रखना, ये कोई क्रिया नहीं हो रही है, बल्कि ये क्या है? इस मोहन की विशेषता बता रहा है ना। बगल के कमरे में रहने वाला कौन? मोहन। पिछली वीडियो में हमने देखा था, जहाँ पर हमने पदबंध देखा था, तो उस प्रकार से विशेषण पदबंध आपका यहाँ पर बना रहा है, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, मतलब एक पूरी क्रिया यहाँ पर संपन्न नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इसका विशेषता बता रहा है। यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है? बगल के कमरे में रहने वाला, उसकी विशेषता किसकी? मोहन की। मोहन पढ़ने में तेज है, तो क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने में तेज होना क्या है? उसकी क्रिया है। और क्रिया कितनी हो रही है? वाक्य में केवल एक क्रिया हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। लास्ट देखो, सुरेश की
दाईं ओर बैठा व्यक्ति शराबी है। सुरेश की दाईं ओर बैठा व्यक्ति, फिर से दाईं ओर बैठना यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, बल्कि दाईं ओर बैठा कौन? व्यक्ति। उस व्यक्ति की विशेषता बता रहे, ध्यान रखना इस चीज़ को कि ये क्रिया नहीं हो रही है, बल्कि इस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। और उसका क्या है? शराबी होना क्या है? एक क्रिया है। क्रिया कितनी है? केवल एक। ठीक है। जो लास्ट के दो एग्जाम्पल है हमारे पास, इनको हम जरा दूसरे तरीके से या दो क्रियाएं बना के जो है इसको देख सकते हैं। जैसे बगल के कमरे में रहने वाला मोहन है, तो इसको हम ये कर सकते हैं, मोहन बगल के कमरे में रहता है और वह पढ़ने में तेज है। ठीक है। अब देखो दोनों में फ़र्क देखो, यहाँ पर क्या था कि बगल के कमरे में रहने वाला, ये क्या है? मोहन की विशेषता बता रहा था। ठीक है। और मोहन जो है पढ़ने में तेज है, तो केवल क्या है? एक क्रिया यहाँ पर हो रही है। इसी को मैं दो क्रियाओं में कैसे बांटा देखो, मोहन बगल के कमरे में रहता है। अब ये बगल के कमरे में रहना क्या है? एक क्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है, और दूसरा क्या है? और वह पढ़ने में तेज है। तो दो क्रियाएं यहाँ पर इस प्रकार से हो रही हैं, एक तो कमरे में रह रहा है, दूसरा क्या है? पढ़ने में वो तेज है। तो जब दो क्रियाएं होंगी तो अब ये सरल नहीं होगा। कौन सा होगा ये हम आगे देखेंगे, या फिर यहाँ पर जैसे और लग गया, या फिर इसको दो अलग अलग तरीक़ों से हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य ये हो जाएगा जिन्होंने पढ़ रखा है। बाकी लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आगे जो है इसके एग्जाम्पल आने वाले हैं संयुक्त और मिश्र के, तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो अगला लास्ट फोर्थ भी है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा? सुरेश के दाएं ओर बैठा व्यक्ति शराबी है। ठीक है। तो ये कर सकते हो कि जो व्यक्ति सुरेश की दाईं ओर बैठा है वह शराबी है। ठीक है। इसको फिर से हमने देखो, यहाँ पर क्या था कि सुरेश की दाईं ओर बैठा, इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ये जो वाक्यांश है हमारे पास, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? जो व्यक्ति सुरेश की दाईं ओर बैठा है। फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही, केवल एक क्रिया कौन है? व्यक्ति का शराबी होना। लेकिन जो मैंने लास्ट में लिखा, जो व्यक्ति सुरेश की दाईं ओर बैठा है, यहाँ पर मैं पूरी क्रिया बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति क्या है? उसके दाईं ओर बैठा है। तो बैठना क्या है? एक क्रिया यहाँ पर हो रही है। दूसरा क्या है? वह शराबी है, तो उसका शराबी होना दूसरी क्रिया का बोध करा रहा है, इसलिए दो क्रियाएं हो गई। ये सरल नहीं हो सकता। ठीक है। ये क्या होगा? सरल नहीं होगा। क्या होगा? इसको हम आगे देखेंगे, तो वहाँ पर आप खुद ही जो है इसको बना पाओगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए सरल वाक्य के, बाकी हम आगे कुछ और एग्जाम्पल इसके देखेंगे। फिलहाल अगला जो हमारे पास वाक्य आता है दूसरे प्रकार, वो है आपका कौन सा? संयुक्त वाक्य। अब जो हमने सरल देखा उसमें केवल एक क्रिया थी, संयुक्त और मिश्र में क्या होंगी? दो या अधिक क्रियाएं होंगी, दो या अधिक क्रियाएं होंगी। ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो हैं जो हमारे पास पॉइंट नंबर फर्स्ट है, उसको देखते हैं कि संयुक्त वाक्य दो या अधिक मुख्य अथवा स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बना होता है। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्व रहने वाला है ना, वो इस स्वतंत्र शब्द का रहने वाला है। आपको एग्जाम्पल ढूंढने में कि स्वतंत्र क्या चीज़ बता रहा है। ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर क्या था कि स्वतंत्र वाक्य दो या दो से अधिक संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बना होगा। ठीक है। स्वतंत्र का मतलब है इनको हम अलग कर सकते हैं, जितने भी उसमें उपवाक्य होंगे उन उपवाक्यों को हम अलग कर सकते हैं। फिर भी अगला पॉइंट देखो कि मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहता। ध्यान रखना, इसमें क्या है? कोई भी उपवाक्य है वो किसी दूसरे उपवाक्य पर अपने अर्थ के लिए आश्रित नहीं होगा, मतलब अपने आप में एक पूरा अर्थ देगा। तीसरा हमारे पास है कि उपवाक्य होने पर भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। यही तो बात चल रही है शुरू से, है ना, कि उसमें क्या होगा? उसका अपना एक पूरा अर्थ होगा। ठीक है। और फोर्थ है, इसके बीच समानाधिकरण संबंध प्रयोग होता है। अब समानाधिकरण क्या चीज़ होती है?
ये टॉपिक अभी मैंने छोड़ा हुआ है। हमने अभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण तक किया। क्रिया और अव्यय हमारे करने बाकी हैं, वहाँ पर हम समानाधिकरण और व्यधिकरण जो अव्यय होते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो समानाधिकरण संबंध प्रयोग होता है, वो समानाधिकरण जो शब्द होते हैं, जो अव्यय होते हैं, वो कौन कौन से हैं देखे। कुछ यहाँ पर हैं, अथवा, और, तथा, फिर, या, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि। जब दो वाक्यांशों के बीच में ये शब्द प्रयोग होते हैं तब क्या हो जाएगा, वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो संयुक्त वाक्य है दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से बना होगा। स्वतंत्र का मीनिंग मैं बता चुका हूँ कि इसको हम अलग कर सकते हैं। तो जब इनको हम अलग करेंगे तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपना एक अर्थ देंगे। यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, स्वतंत्र होगा, खुद में अपना एक पूर्ण अर्थ देगा। तीसरा भी वही बता रहा है ना। और चौथा क्या है कि उसमें जो है ये योजक चिन्ह क्या होंगे, प्रयोग होंगे। कैसे होंगे, इसके एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। जो पहला है हमारे पास, देखो ध्यान से देखेंगे कि बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। ठीक है, इसमें हमारे पास योजक शब्द क्या है, देखो योजक शब्द कौन सा है, और। क्योंकि देखो सबसे पहले देखो कि दो क्रिया हो रही हैं, इसलिए सरल नहीं है। बिजली थोड़ी देर के लिए आई, बिजली का थोड़ी देर के लिए आना क्या है, एक क्रिया है, और वह चली गई, चले जाना क्या है, दूसरी क्रिया। तो दो क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए सरल नहीं होगा। तो सरल नहीं होगा। तो दूसरा है हमारे पास जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है संयुक्त। संयुक्त में क्या होगा, हमने देखा है कि वो अलग अलग अर्थ देगा। अगर मैं इसको इससे हटा दूँ, अगर मैं इस उपवाक्य को इस वाक्य से हटा दूं कि बिजली थोड़ी देर के लिए आई, तो क्या ये किसी पर निर्भर लग रहा है आपको? क्या ये लग रहा है कि किसी तरीके से ये अपूर्ण है? नहीं लग रहा है ना। क्या है, ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है कि बिजली थोड़ी देर के लिए आई, तो वो क्या है, अपने आप में एक पूरा अर्थ दे रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है। दूसरा ध्यान रखो, वह चली गई। यहाँ पर देखो ना कि जो बिजली है वो बिजली यहाँ पर एक जो है इसका लोप हो गया है, ये गुप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। ये तब होता है कि जब संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य का कुछ अंश जो है कभी कभी लुप्त हो जाता है। ये कब होता है कि जब एक ही वाक्य में दो उपवाक्यों के समान शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, इसको मैं अगर पूरा विस्तार से बोलूँ तो कैसे बोलूँगा कि बिजली थोड़ी देर के लिए आई और बिजली चली गई। तो यहाँ पर मैं बिजली नहीं लिखा, वह लिखा, उसका प्रयोग किया, किसका, सर्वनाम का प्रयोग किया बिजली की जगह पर। ठीक है, तो इससे आप कोई ये नहीं सोचना कि वह चली गई किसके बारे में बात कर रहा है, जो जिसके बारे में जो मुख्य उद्देश्य है उसी के बारे में तो बात हो रही। उद्देश्य के लिए हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियो में, है ना। तो बिजली थोड़ी देर के लिए आई अपने आप में एक अर्थ दे रहा है पूरा, बिजली चली गई ये भी अपने आप में क्या है, एक पूरा अर्थ दे रहा है। तो दोनों क्या है, स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं अपना, दोनों क्या है, अपना स्वतंत्र हो पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखेंगे, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। यहाँ पर देखो आपका भी लोभ है और कॉफ़ी पिएंगे का भी लोभ है। जब दो चीज़ों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर एक का जो है लोप हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, यहाँ पर और योजक था, समानाधिकरण हमने इसको बोला, यहाँ पर भी समानाधिकरण अव्यय है या, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा तब रहेगा जब आप इसको अलग करना जो है इसको जानो कि कैसे ये अलग होगा, कैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप चाय पिएंगे, यहाँ पर क्या है, किसी को पूछ ले रहा है कि आप चाय पिएंगे, तो ये भी तो कोई बोल सकता है केवल कि आप चाय पिएंगे, या आप कॉफ़ी पिएंगे, ये भी तो बोल सकता है ना। तो दोनों क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्र बन रहे हैं, इसलिए क्या है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चाय पीना और कॉफ़ी पीना दो क्रियाएं हो रही हैं, दो विधेय हैं यहाँ पर, इसलिए सरल नहीं होगा। तो सरल नहीं होगा तो अभी हमने संयुक्त देखा कैसे होगा। तीसरा हमारे पास है कि जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। देखो इन दोनों को अगर हम अलग करेंगे योजक शब्द को हटाकर कि जल्दी चलिए, क्या ये जल्दी चलिए किसी पर निर्भर है? माना आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आपके साथ चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि जल्दी चलिए। इतने बोलने से ही वो जो आपके साथ होगा साथी, वो समझ जाएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये अपना अर्थ पूरा दे रहा है। दूसरा क्या हो गया कि बहुत देर हो जाएगी, तो बहुत देर हो जाएगी भी क्या है, अपने आप में एक पूरा अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र हो पा रहे हैं, इसलिए संयुक्त हो जाएगा। अगला देखो मैं भी आपके साथ चलता, मैं भी आपके साथ चलता, तो ये भी एक पूरा अर्थ दे रहा है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ करके, है ना। किंतु को हटा देंगे क्योंकि किंतु एक क्या है, योजक शब्द है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये भी क्या है, अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। क्या ये किसी पर निर्भर है? नहीं है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये भी क्या है, अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है।
पूर्ण है, किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। अगला देखते हैं, पिताजी प्रातःकाल चाय पीते हैं। क्या ये किसी पर निर्भर है? नहीं है। पिताजी सायंकाल को कॉफ़ी पीते हैं। अभी मैंने बताया ना कि लोप हो जाता है जब एक से एक जैसे शब्द आते हैं। तो पीते हैं यहाँ पर नहीं लिखना हमने, अच्छा लगा। पिताजी हैं तो यहाँ पर भी पिताजी आ जाएंगे, जो उद्देश्य है पूरे वाक्य में। ठीक है, तो पिताजी प्रातःकाल चाय पीते हैं, ये भी किसी पर निर्भर नहीं है। पिताजी सायंकाल को कॉफ़ी पीते हैं, ये भी किसी पर निर्भर नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों स्वतंत्र हो पा रहे हैं, दोनों को हम अलग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि मोहन कल मुंबई जाएगा। ये भी देखा हमने कि किसी पर निर्भर नहीं है। मोहन क्या है, कल मुंबई जाएगा। और सुरेश कोलकाता, फिर से कि जो जाएगा है ना, ये दोनों में कॉमन आना था, लेकिन जब एक ही वाक्य में इस प्रकार का आता है तो वहाँ पर एक शब्द का एक बार में क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, एक बार में उसका प्रयोग होता है। ठीक है, आपने मतलब नॉर्मली बोलोगे तो ऐसा थोड़ा ना बोलोगे कि मोहन कल मुंबई जाएगा और सुरेश कोलकाता जाएगा। सीधे सीधे क्या होता है कि मोहन कल मुंबई जाएगा और सुरेश कोलकाता। तो वहाँ पर अगला बंदा समझ जाता है कि वो जाएगा, वहाँ पर उसका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। इसका होना भी यहाँ पर इसने भी होना था या ये भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मोहन कल मुंबई जाएगा अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। सुरेश कोलकाता जाएगा, ये भी क्या है, अपने आप में एक पूरा अर्थ दे रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपने समझा होगा इन चीज़ों को। फिर भी आगे कुछ एग्जाम्पल होंगे, वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब तीनों एक साथ आएंगे। अगला हमारे पास जो वाक्य का प्रकार आता है रचना के आधार पर, तीसरा प्रकार, वो आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी क्या होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया वाला हमने केवल कौन सा देखा, सरल वाक्य। मिश्र में दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब मिश्र में ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि मिश्र वाक्य एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों से मिलकर बनता है। देखो, एक मुख्य उपवाक्य होगा उसमें, और एक या एक से अधिक क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। ठीक है, दूसरा देखो, आश्रित उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। जो आश्रित का मतलब ही क्या होता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहना। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो कि माना गाय भैंस होंगी आपके घर में, है ना, उस पर जूं होती है। तो अगर उस जूं को आप गाय भैंस से हटा दोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो पूर्णतः किस पर निर्भर है, उस भैंस पर निर्भर है। इसी प्रकार से समझो कि जो आश्रित उपवाक्य है उसको अगर मुख्य उपवाक्य से हम हटा देंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं बनेगा। तीसरा देखते हैं कि मिश्र वाक्य में उपवाक्य जो है वो व्यधिकरण अव्ययों से जुड़ा होगा। हमने समानाधिकरण अव्यय देखा किसमें, संयुक्त वाक्य में। व्यधिकरण देखेंगे मिश्र वाक्य में। अभी आप कंफ्यूज मत होइए कि समानाधिकरण व्यधिकरण होता क्या है। जब कभी वीडियो अपलोड होगी आगे संज्ञा से अव्यय वाले चैप्टर की, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो व्यधिकरण थोड़ा सा देख लो यहाँ पर कैसे होता है। एक तो होगा आएगा उसमें की, दूसरा आता है जैसा वैसा, जो वह, जब तब, क्योंकि इसलिए, यदि तो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से ध्यान रखना कि जो क्योंकि इसलिए है, जब ये दोनों आते हैं वाक्य में तब वो मिश्र वाक्य हो जाएगा, और जब केवल इसलिए ही इसलिए आता है तब वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। सबसे पहले इसमें दो क्रियाएं ढूंढो, क्योंकि हमें पता है ना अगर एक क्रिया होगी तो क्या होगा, सरल होगा। लेकिन दो क्रियाएं कौन कौन सी होंगी, अध्यापक ने बताया। देखो, एक तो हो गया अध्यापक का बताना क्रिया, दूसरा कि कल छुट्टी होगी। छुट्टी का होना क्या है, यहाँ पर दूसरी क्रिया का बोध हो रहा है। तो इसका मतलब ये सरल नहीं है। तो सरल नहीं है तो संयुक्त और मिश्र में क्या क्या होगा। अब हम दोनों चीज़ों को देख चुके हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अध्यापक ने बताया। क्या ये कोई पूरा अर्थ दे रहा है कि अध्यापक ने क्या बताया, अध्यापक ने बताया। अध्यापक ने चलो माना कि बताया, लेकिन क्या बताया वो कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा इसका पूरा कर रहे हैं कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। देखो, ये क्या है, इसको पूरा करने में मदद कर रहा है, या इसके पूरे होने में किसकी आवश्यकता है, मुख्य की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फिर से देखो, अध्यापक ने बताया। क्या इसे कोई पूरा अर्थ तो नहीं मिल रहा है ना। माना आप दो दोस्त साथ में चल रहे हैं और एक स्कूल नहीं था, दूसरे ने कहा कि कल अध्यापक ने बताया, तो क्या दूसरा को इसका अर्थ समझ पाएगा कि अध्यापक ने क्या बताया, नहीं बताएगा, नहीं पता चलेगा। वो उसको पूछेगा क्या बताया, है ना, तब वो क्या कहेगा कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो ये क्या है, एक दोनों पर क्या है, ये आश्रित हैं, निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना ये कंप्लीट नहीं होंगे।
तो ये क्या हो जाएंगे आपके मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मिश्र का मतलब ही आप ये समझो कि वो मिक्स हो गया, उसको अब आप अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगला हमारे पास एग्जाम्पल है सेकंड वाला कि जो लड़का कमरे में बैठा है। अब अगर हम किसी से केवल इतना कहें कि जो लड़का कमरे में बैठा है, क्या ये पूरा अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए किसकी सहायता है? कुछ ना कुछ माना पता चल रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ और होना चाहिए था इसके साथ। तो क्या होगा? वह मेरा भाई है। अगर आप दूसरे वाले को भी अलग करो कि वह मेरा भाई है, कौन मेरा भाई है, तो ये भी पता नहीं चल रहा, लेकिन इसको भी पूरा कर रहा है कौन? कि जो लड़का कमरे में बैठा है। तो जहाँ पर एक दूसरे पर आश्रित होंगे, एक दूसरे पर निर्भर होंगे पूरे अर्थ के लिए, वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। थर्ड देखो, जब मैं छोटा था। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या केवल इससे कोई अर्थ पता चल रहा है? जब मैं छोटा था, इससे भी कोई अर्थ पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब इस वाक्य के पूरा करने में, इस वाक्य के लिए जो सामने वाला कहना चाह रहा है उसको अपनी बात रखने के लिए कुछ और भी वाक्य बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब मैं छोटा था, कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसके लिए दूसरे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है। किसकी? तब साइकिल खूब चलाता था। तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे। अगर मैं इसको केवल इतना बोलूं कि तब साइकिल खूब चलाता था, कब? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, कब चलाता था? जब मैं छोटा था। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त नहीं, मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगला हमारे पास चलते हैं, जो ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास जो एग्जाम्पल है, यदि इस बार वर्षा न हुई। अच्छा, अगर मैं केवल इतना बोलूं कि यदि इस बार वर्षा न हुई, देखो क्रिया का होना ना होना क्रिया में ही गिना जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अगर मैं इतना बोलूं कि यदि इस बार वर्षा न हुई, तो क्या ये पूरा अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा। लगना इसके आगे कुछ और होगा, कुछ और बोलना चाहिए, तब जाके मैं इसको समझूंगा। ठीक है, क्या बोलना चाहिए? तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। एक दूसरे पर क्या है? आश्रित हैं। अगर मैं लास्ट वाले को बोलूं कि तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, लेकिन कब होगी वो पता नहीं चल रहा, कब होगी? यदि इस बार वर्षा न हुई तो। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा आप लोगों के समझ आया होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बताने की। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो है, जो उपवाक्य हैं वो है आपके, उपवाक्य नहीं, जो हमारे पास वाक्य हैं वो कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा सरल, दूसरा हो जाएगा संयुक्त, और तीसरा क्या हो जाएगा? मिश्र या मिश्रित उपवाक्य। अब इनको देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर केवल क्या था? एक क्रिया। आपको याद कैसे रखना है कि जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होगी, वाक्य कितना भी बड़ा हो सकता है। हम लास्ट के 2 एग्जाम्पल हमने जब सरल में देखे थे तो वहाँ पर हमने इसको देखा था सही से। आपको कोई भी दिक्कत वगैरह है तो जो है आप फिर से इस वीडियो को एक बार देख लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, संयुक्त में क्या देखा था हमने कि 2 या अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्यों से मिलकर ये बना होगा। तो मैंने बताया था कि स्वतंत्र का मतलब क्या है कि जो संयुक्त वाक्य होगा उसमें से जितने भी उपवाक्य होंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि जितनी भी क्रियाएं होंगी, उन क्रियाओं वाले पार्ट को अगर आप अलग करोगे तो वो अपना एक पूरा अर्थ देगा। लेकिन मिश्र में ऐसा नहीं होता है। मिश्र में क्या होता है? एक तो होगा प्रधान और अन्य होंगे उस पर आश्रित। देखो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अन्य क्या होंगे? उस पर आश्रित होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? मिश्र वाक्य। ध्यान रखना, अगली वीडियो जो होगी हमारी उसमें हम आश्रित जो उपवाक्य हैं मिश्र वाक्य में उनको देखेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होंगे इनके जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं, उनमें से कौन सा मिश्र होगा, कौन सा संयुक्त होगा और कौन सा सरल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं कि उगता हुआ सूरज बहुत मनमोहक लगता है। इसमें सबसे पहले देखो, आपका कुछ भी काम नहीं होगा, आपका एक काम होगा कि क्रिया ढूंढना। अगर एक क्रिया होती है तो आपका सबसे इजी हो जाता है कि वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। और अगर 2 क्रियाएं होंगी तो सरल वाक्य आपके ऑप्शन में से बाहर हो जाएगा। और आपको दोनों में से फिर क्या देखना है कि यदि वो दोनों उपवाक्य अपने आप में अलग हो सकते हैं,
अपना अलग होकर अलग अलग अर्थ देते हैं तो वो संयुक्त हो जाएगा, और अलग अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फिर मिश्रित हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि उगता हुआ सूरज बहुत मनमोहक लगता है। यहाँ पर अगर हम क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया केवल और केवल क्या हो रही है कि मनमोहक लगना, है ना। मनमोहक लगना केवल केवल एक क्रिया हो रही है, तो सीधे सीधे जब एक क्रिया हो गई तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। दूसरा हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, मेहनत करने वाले को ही नौकरी मिलेगी। देखो यहाँ पर क्रिया क्या है, मेहनत करने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेहनत करने वाला भी एक क्रिया है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मेहनत करने वाला क्या है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। मेहनत करने वाले को ही नौकरी मिलेगी। क्रिया केवल केवल कौन सी हो रही है, नौकरी का मिलना। केवल क्रिया कितनी है, एक क्रिया है, तो एक क्रिया है तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका सरल वाक्य ये हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है तीसरा कि मेरा भाई लंदन चला गया पर वहाँ पर खुश नहीं है। देखो इसको मैं अलग अलग करना चाहूँ, सबसे पहले तो इसमें देखो दो क्रियाएं हैं, एक का भाई का लंदन जाना, भाई लंदन चला गया, और वहाँ पर खुश नहीं है, खुश नहीं होना। फिर से ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्रिया होगी उसका होना या उसका न होना भी क्रिया में ही गिना जाता है, ठीक है। इसको दो क्रियाएं हैं इसलिए सरल नहीं होगा, सरल वाक्य हट गया आपके ऑप्शन में से। अब क्या बचा, संयुक्त और मिश्र। फिर से हमें क्या देखना है, अगर अलग हो पा रहे हैं तो संयुक्त हो गया, नहीं हो पा रहे तो मिश्र। वाक्य को देखो कि मेरा भाई लंदन चला गया, क्या ये किसी पर निर्भर है, दूसरे पर नहीं है ना। माना फिर से वही चीज़, आप किसी दोस्त के साथ जा रहे हो, आपका भाई लंदन गया है, आपने बोला कि मेरा भाई लंदन चला गया, तो वो समझ जाएगा। उसको समझाने के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए क्या हो गया, देखो एक अपने आप में स्वतंत्र हो गया। दूसरा देखो, पर वहाँ खुश नहीं है, कौन, बात तो भाई की ही हो रही ना, कि मेरा भाई वहाँ खुश नहीं है, तो वहाँ खुश नहीं है ये भी क्या है, अपने आप में एक पूरा अर्थ दे रहा है, मतलब ये भी स्वतंत्र है और ये भी क्या है, स्वतंत्र है। तो जब दोनों स्वतंत्र हो पा रहे हैं अलग अलग, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला देखो, मेरे हाथ में जो घड़ी है वह बहुत पुरानी है। सबसे पहले तो दो क्रियाएं हो रही हैं कि मेरे हाथ में एक घड़ी का होना क्रिया है और वह बहुत पुरानी है, उसका पुराना होना क्या है, दूसरी क्रिया है। यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये अलग हो पा रहे हैं। मेरे हाथ में जो घड़ी है, फिर से किसी को बोलो कि मेरे हाथ में जो घड़ी है, क्या वो समझ पाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, बिल्कुल नहीं समझेगा। उसको समझाने के लिए आपको कुछ और बोलना पड़ेगा, तो क्या बोलना पड़ेगा, वह बहुत पुरानी है, ठीक है। या फिर अगर आप दूसरे वाले, केवल दूसरे वाले पार्ट को बोलो कि वह बहुत पुरानी है, अगर आपने बोला कि वह बहुत पुरानी है, तो क्या कोई समझ पाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, तब भी नहीं समझ पाएगा, है ना। तो इन दोनों को पूरा अर्थ देने के लिए क्या है, एक दूसरे की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। तो किस में एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, मिश्र में। हमने देखा था कि मिश्र का मतलब क्या है, मिक्स होना, वो अलग नहीं होगा, तो ये दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब काम पूरा हो गया तब मैं सो गया। अगर इसको भी फिर से ध्यान रखना कि जब काम पूरा हो गया, एक तो काम का पूरा होना, दूसरा मैं सो गया, मेरा सो जाना, दो क्रियाएं हो रही हैं। तो जब दो क्रियाएं हो रही हैं तो सरल यहाँ पर भी नहीं होगा, और सरल नहीं होगा तो अब हमें पता करना है कि अलग हो पा रहे हैं या नहीं। अलग हो रहे हैं तो संयुक्त, और नहीं हो रहे हैं तो मिश्र। देखिए, जब काम पूरा हो गया, क्या यह कोई अर्थ दे रहा है कि जब काम पूरा हो गया, नहीं दे रहा ना। लग रहा है कि इसके साथ साथ कुछ ना कुछ और होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था कि तब मैं सो गया। और या मैं केवल दूसरे वाले को बोलूं कि तब मैं सो गया, तो ये भी अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देगा, है ना। तो फिर से यहाँ पर एक दूसरे को पूरा होने के लिए क्या है, एक दूसरे की आवश्यकता है वाक्य को पूरा करने में या फिर पूरा अर्थ देने में। तो इस प्रकार से जब एक दूसरे की आवश्यकता हो रही है तो फिर से वो मिश्र हो गए, ठीक है, और अलग नहीं हो सकते हैं। सेकेंड लास्ट देखो, टीचर ने समझाया और सारे बच्चे मान गए। सबसे पहले तो देखो फिर से क्रियाएं कि टीचर ने समझाया, एक क्रिया है टीचर का समझाना, दूसरी क्या है, सारे बच्चे मान गए, बच्चों का मान जाना दूसरी क्रिया है। तो जब दो क्रिया हो रही है तो सरल तो ये होगा ही नहीं, है ना। फिर से इसको बात करते हैं, क्या ये अलग हो पा रहा है। देखो, टीचर ने समझाया अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है ना, टीचर ने समझाया, ठीक है भाई, टीचर ने समझाया। और क्या है, सारे बच्चे मान गए, इसमें भी क्या है, ये एक पूरा अर्थ दे रहा है कि सारे बच्चे मान गए, ठीक हो जाएगा। तो दोनों क्या है, अपने आप में अलग हो रहे हैं। दूसरा आपने योजक पढ़ा होगा यहाँ पे समानाधिकरण अव्यय में, तो और आ गया तो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त हो जाएगा। एक क्रिया है नहीं, मतलब दो क्रियाएं हैं इसलिए सरल नहीं है,
और अलग अलग हो पा रहे हैं, तो इसलिए क्या है, संयुक्त हो जाएगा। लास्ट देखेंगे कि शीला स्टेशन गई लेकिन गाड़ी जा चुकी थी। दो क्रियाएं हैं, शीला का स्टेशन जाना, दूसरा क्या है, गाड़ी का जाना। क्या है, दो क्रियाएं हैं, इसलिए सरल नहीं है। फिर से देखो कि शीला स्टेशन गई, अपने आप में क्या है, ये पूरा हो रहा है। शीला स्टेशन गई पूरा अर्थ दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर शीला स्टेशन गई अपने आप में का पूरा अर्थ दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त हो जाएगा। दूसरा भी देख लेते हैं कि गाड़ी जा चुकी थी, ये भी तो अपने आप में एक पूरा अर्थ दे रहा है ना। लेकिन को हटा देंगे क्योंकि योजक शब्द होते हैं बीच में। शीला स्टेशन गई अपना पूरा अर्थ दे रहा है, गाड़ी जा चुकी थी अपना पूरा अर्थ दे रहा है। तो फिर से ये दोनों क्या हैं, अपना पूरा पूरा अर्थ दे पा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की समझ में चीज़ें आई होंगी। आप लोग अब आसानी से पहचान पाओगे। नेट वगैरह से आप सर्च करोगे, कई सारे एग्जाम्पल सर्च करो कि वाक्य के प्रकार, या फिर सीधे सीधे ऐसा करो कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को सर्च करो। उनके एग्जाम्पल देखो, जहाँ पर आपको दिक्कत होती है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरा नंबर आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी दिक्कतें, किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप जो है प्लीज़ बता सकते हो। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक आपकी परेशानी का पता नहीं लगेगा, और जब आपकी परेशानी का पता नहीं लगेगा तब तक हम जो है उसका निदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है चैनल पर, इसलिए जो लोग नए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, है ना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टॉपिक है रहेगा हमारे पास, मैं बता भी चुका हूँ, वो रहेगा कौन सा, आश्रित उपवाक्यों का। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पास, क्योंकि आयोग में जो है एक पेपर को छोड़ के इस प्रकार से क्वेश्चन बनते रहते हैं, वहाँ पर हम उसके बारे में देखेंगे। मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।